नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एट 7। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई अहम बैठक। जल संसाधन मंत्री सहित कई वरिष्ठ मंत्री हुए शामिल। भारत ने कल ही पाकिस्तान को पत्र लिखकर दे दी है सिंधु जल संधि निलंबित करने की सूचना। पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने को कहा, तो वहीं पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीजा नहीं किए जाएंगे रद्द। पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी और लश्कर आतंकियों की पहचान करने के साथ तेज हुई कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने आतंकी आसिफ शेख और आदिल थोकर के मकान को उड़ाया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली के व्यापारियों ने रखा है बंद, सड़क पर किया प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज हिंदू संगठनों और साधु संत समाज ने जंतर मंतर पर की श्रद्धांजलि सभा और विशाल प्रदर्शन। और दिल्ली के नए मेयर बने भाजपा के सरदार राजा इकबाल सिंह। डिप्टी मेयर के पद पर भी भाजपा का कब्जा। महापौर ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं, कहा हमारा मुख्य लक्ष्य दिल्ली को बेहतर बनाना। ये थी हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद आप देख रहे हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात पहलगाम के हमले पर आक्रोश की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश भर में आक्रोश जारी है। तो राजधानी दिल्ली में व्यापारियों ने शुक्रवार को बाजार बंद का आह्वान किया था, जिसका कई संगठनों ने समर्थन किया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाएं और मार्च निकाले गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली में आक्रोश जारी। हाथों में तख्तियां, दिलों में शोक। पहलगाम हमले के विरोध में गुस्से से धधक रही दिल्ली। 26 पर्यटकों के नरसंहार के विरोध में दिल्ली के बाजार रहे बंद। पहलगाम हमले के विरोध में व्यापारियों का बड़ा प्रदर्शन। इस्लामी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर किया था जघन्य नरसंहार। पहलगाम में हुए 26 पर्यटकों के नरसंहार के विरोध में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकी हमले के विरोध में आज भी देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। कहीं पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, तो कहीं पर मार्च निकालकर विरोध प्रकट किया गया। पहलगाम में धर्म पूछकर हुए नरसंहार के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली के ज्यादातर बाजार बंद रहे। व्यापारियों के सभी संगठनों ने बाजार बंद का समर्थन किया। पहलगाम हमले के विरोध में दिल्ली के 100 से ज्यादा बाजार आज पूरी तरह से बंद रहे। इस दौरान पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। ये नरसंहार जाति पूछ के किया गया है। यदि हम कोई कागज दिखाने की बात करते हैं, फलों के व्यापारियों को नाम लिखवाने की बात करते हैं, तो कहते हैं ये अधर्म है, ये अधर्म है, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन आप जाति पूछ के गोली मार रहे हैं, इसके लिए व्यापारियों में बहुत रोष है। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमने उन आतंकवादियों के खिलाफ अपने भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया है। आप तो देख रहे, कहने की जरूरत ही नहीं, बस खत्म कर दो, नक्शे से मिटा दो पाकिस्तान को, बस। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि अब वो हमारी पैंट उतार के ये देखेंगे कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं। मतलब अब वो इस नीच हरकत तक आ जाएंगे। अगर उनमें हिम्मत थी तो आर्मी के साथ लड़ते, निहत्ते। बिल्कुल जो पर्यटन यहाँ पे आए हुए थे उनको घेर घेर कर बिल्कुल गीदड़ों की तरह एक एक कर उन्होंने मारा है। चांदनी चौक में बड़ी संख्या में व्यापारी नेता और चांदनी चौक से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में आतंक को पनाह देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और मार्च निकाला गया। हम पाकिस्तान से अपने सभी व्यापारिक संबंध तोड़ेंगे, ना पाकिस्तान से कुछ आयात करेंगे, ना पाकिस्तान को कुछ निर्यात करेंगे। और हम सब प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में है। मोदी जी ने जैसा कहा है, इन आतंकवाद का अब समूल नाश होना बहुत आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज हिंदू संगठनों और साधु संत समाज ने जंतर मंतर पर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन और विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया। इस सभा को संबोधित करते हुए विहिप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में घूमने के लिए गए 26 पर्यटकों का इस्लामी आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर किया गया जघन्य नरसंहार देश के ऊपर किया गया हमला है, जिसका बदला भारत जरूर लेगा। वहाँ धर्म पूछ के गोली मारी गई, ये सच है। ये गोली पर्यटकों को मारी गई है। कश्मीर में जो लोग रहते हैं अधिकांश तो मुसलमान है, उनकी रोजी रोटी और जीवन ये तो टूरिज्म पर है, टूरिज्म पर आघात हो। वहाँ पर्यटकों का जाना अगर बंद हो गया तो ये तो भूखा मारने की बात है। इसलिए ये हमला सब पर है। इस अमानवीय घटना पर पूरा देश स्तब्ध और आक्रोशित है। सभी लोगों की यही मांग है कि आतंकियों को जल्द से जल्द सबक सिखाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कश्मीर समेत पूरे देश में यह आक्रोश है। अब बात करेंगे राजस्थान की बिजली क्रांति की। राजस्थान में विद्युत विभाग एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। जल्द ही प्रदेश के उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत राजस्थान में करीब 1,43 लाख उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ये एक बड़ी पहल है जो प्रदेश में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में मदद करेगी और लोगों को बिजली सस्ती भी मिलेगी। राजस्थान में अब सस्ती होगी बिजली। सरकार हर घर में लगाएगी फ्री स्मार्ट मीटर। राजस्थान के 1,43 लाख उपभोक्ताओं को होगा फायदा। स्मार्ट मीटर को बिजली मित्र ऐप से किया जाएगा कनेक्ट। प्रीपेड ऑप्शन चुनने पर मिलेगा 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली डिस्काउंट। राजस्थान में विद्युत विभाग एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। राजस्थान में करीब 1.43 करोड़ कनेक्शन धारियों के स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होने जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को 15 पैसे सस्ती बिजली मिल सकेगी। राज्य सरकार ने हर घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर ली है। स्मार्ट मीटर को बिजली मित्र ऐप से कनेक्ट किया जाएगा। इसके तहत प्रीपेड यानी पहले पैसा फिर बिजली का ऑप्शन चुनने पर 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली डिस्काउंट मिलेगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को पहले से ही अपने मीटर में बिजली का रिचार्ज कराना होगा, जैसे मोबाइल फोन में कराते हैं। इससे उन्हें अपनी बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा और वे अपनी आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग कर सकेंगे। अजमेर डिस्कॉम में लगभग 52 लाख और पूरे राजस्थान में 1 करोड़ और 43 लाख स्मार्ट मीटर लगने हैं। आने वाले समय में सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा कंपोनेंट आने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने भी 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट रखा है। स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। ये उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी जो हर महीने बिजली बिल से परेशान रहते हैं। इससे उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में कमी आएगी और उन्हें आर्थिक रूप से लाभ होगा। स्मार्ट मीटर का एक बड़ा लाभ ये भी है कि इससे उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत के समय का पता चल सकेगा। वे जान पाएंगे कि किस समय सबसे ज्यादा बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इससे उन्हें अपनी बिजली खपत की आदतों को बदलने और ऊर्जा बचाने में मदद मिलेगी। स्मार्ट मीटर का ये फायदा है कि 15 पैसा बिजली सस्ती मिलेगी दोपहर में। जितना कंज्यूमर यूज करेगा उसका पैसा लगेगा और स्मार्ट मीटर लगने पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से जो ये कार्य करवाया जा रहा है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। विद्युत विभाग द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छी योजना लाई गई विद्युत विभाग द्वारा। इसके अंदर उपभोक्ता का बहुत ही फायदा है और इसके अंदर उपभोक्ता को जितनी बिजली की खपत होगी उसी के अनुसार उसको अपना बिल पेमेंट करना होगा। स्मार्ट मीटर लगने से विद्युत विभाग को भी लोड मैनेजमेंट करने में मदद मिलेगी। विभाग को पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में बिजली की मांग कब ज्यादा है। इससे विभाग बिजली की आपूर्ति को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकेगा और बिजली कटौती को कम कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बात ट्रांसफर पॉलिसी की। मध्य प्रदेश में तबादले की बाट जोह रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस को जल्द ही हरी झंडी दिखाई जा सकती है। इसके बाद करीब 15 दिन से 1 महीने तक के लिए प्रदेश में तबादले पर लग गए प्रतिबंध को हटाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 1 मई से लागू हो सकती है नई तबादला नीति। 3 साल से रुके सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर से हटेगा बैन। नई तबादला नीति से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद। मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से तबादलों पर लगा हुआ था बैन। मध्य प्रदेश में 3 वर्ष से लगे तबादले पर से प्रतिबंध मई में हटाया जा सकता है। सरकार तबादला नीति घोषित करने की तैयारी में है। इसमें जिले के भीतर स्थानांतरण करने का अधिकार प्रभारी मंत्री को दिया जाएगा। वहीं गंभीर बीमारी, पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने, प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। महेश्वर में पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में अति आवश्यक मामलों से जुड़े तबादले को लेकर मुख्यमंत्री ने छूट दी थी, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसफर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया था। पर अब जल्द ही पूरी तरह से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगली कैबिनेट तक ट्रांसफर पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। इस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है। अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है। इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ उच्च अधिकारियों की माने तो सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर कुछ बिंदुओं में बदलाव किया जा रहा है। इस माह के अंत तक तबादला नीति को राज्य शासन की मंजूरी मिल सकती है। तबादला नीति में इस बात का प्रावधान रहेगा कि 3 साल से ज्यादा समय से एक ही स्थान में जमे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया जाए। ऐसे अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। 3 साल का सरकार का क्राइटेरिया है कि एक पद से हटाना है, वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में ही सरकार अब तक तबादले कर रही है। और यदि आपको प्रशासनिक सुधार करना है तो इसमें जो CBC की गाइडलाइन है या लोकायुक्त वगैरह की जो गाइडलाइन रहती है कि महत्वपूर्ण पदों पर एक व्यक्ति को 3 साल से अधिक पदस्थ नहीं होना चाहिए। मंत्रियों को अपने विभाग के कर्मचारियों के तबादले को लेकर अधिकार प्रदान किए जाएंगे, लेकिन राजपत्रित अधिकारियों का तबादला करने के लिए मुख्यमंत्री समन्वय करना होगा। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े संपूर्ण तबादले ऑनलाइन आवेदन के आधार पर किए जाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आखिरी बार तबादला नीति 2021-22 में लागू की गई थी। उसके बाद अब तक कोई नई नीति नहीं आई है। अब नई मोहन सरकार में ये तबादला नीति 2025 लागू होगी। राज्य सरकार ने तबादलों को पारदर्शी, स्थिर और प्रभावी बनाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए हैं। इस नीति के तहत जहां मनमाने और राजनीतिक प्रभाव वाले तबादलों पर रोक लगेगी, वहीं एक निष्पक्ष प्रणाली भी विकसित होगी। श्रेयस द्विवेदी, DD न्यूज, भोपाल। आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल समय आ गया एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अबे दे दूंगा पैसे यार, चल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बाबू बशाई, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो न केवल खनिज संसाधनों में समृद्ध है, बल्कि अब औद्योगिक विकास की नई उड़ान भी भरने को तैयार है। राज्य सरकार की नई पहल अब वहां के श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ निवेश के नए रास्ते भी खोल रही है। तो देखिए छत्तीसगढ़ से यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के हित में उठाया ऐतिहासिक कदम। श्रमिकों को फैक्ट्री परिसर में ही मिलेगा घर, बढ़ेगी कार्यक्षमता और औद्योगिक निवेश। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में हुआ संशोधन। औद्योगिक भूमि के 15% हिस्से में गैर औद्योगिक गतिविधियों के लिए होगा उपयोग। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। ये संशोधन औद्योगिक इकाइयों के लिए पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिक आवास निर्माण को लेकर नए अवसर प्रदान करता है। इस कदम को राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक निवेशक अनुकूल बनाने और स्थानीय श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। संशोधन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आवास निर्माण की अनुमति है। ये कदम न केवल श्रमिकों को बेहतर रहन सहन की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की उपलब्धता को भी बढ़ाएगा। इससे श्रमिकों को कार्यस्थल के नजदीक रहने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा लागत और समय की बचत होगी। सरकार के द्वारा किया गया संशोधन एक अनोखा पहल है। इससे पास होने से काम पर जाना आसान होगा। नई औद्योगिक नीति को लेकर औद्योगिक विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न केवल इंडस्ट्री को लाभ होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ एक आदर्श औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित होगा। साथ ही 15% भूमि के नियमितीकरण और श्रमिक आवास निर्माण की अनुमति से न केवल उद्यमियों को लाभ होगा, बल्कि श्रमिकों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। औद्योगिक भूमि विकास एवं प्रबंधन नियम 2015 में किए गए संशोधन से छत्तीसगढ़ को और आकर्षक निवेश प्राप्त होगा। इससे उद्योग परिसर के अंदर 15% भूमि के नियमितीकरण से कर्मचारियों को और ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होंगी। साथ ही श्रमिकों को आवास एवं अन्य आधारभूत संरचना प्राप्त होगी। श्रमिक आवास और औद्योगिक विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में आवास सुविधा से शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम होगा, क्योंकि श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्रों में ही रहने का विकल्प मिलेगा। ये सुविधा न केवल श्रमिकों के लिए लाभकारी होगी, बल्कि उद्यमियों को भी स्थिर और समर्पित कार्यबल उपलब्ध कराएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस संशोधन को विकसित छत्तीसगढ़ के विजन का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उद्योगों को बढ़ावा देना, साथ ही श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन राज्य के औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 15% भूमि के नियमितीकरण और श्रमिक आवास निर्माण की अनुमति से न केवल उद्यमियों को लाभ होगा, बल्कि श्रमिकों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर एक ऐसा राज्य जो अब औद्योगिक विकास के एक नए युग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार की नई पहल न केवल श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, बल्कि निवेशकों के लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है।
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे मां पीतांबरा धाम की। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित मां पीतांबरा पीठ का विकास केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत किया जाएगा। मंदिर परिसर और उससे जुड़े क्षेत्र के विकास के लिए मोदी सरकार ने 44 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि स्वीकृत भी कर दी है। मां पीतांबरा धाम क्षेत्र को मध्य प्रदेश सरकार करेगी विकसित। प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास के लिए 44.24 करोड़ रुपए स्वीकृत। प्रसाद योजना का उद्देश्य धार्मिक स्थलों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक बनाना। दतिया जिले में स्थित मां पीतांबरा का मंदिर पूरे देश भर में विख्यात। धार्मिक विरासत को मिलेगा आधुनिक स्वरूप। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित मां पीतांबरा पीठ में समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अब मां पीतांबरा की नगरी को मध्य प्रदेश का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल और सुविधा संपन्न बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास किया जाना है। इससे पीतांबरा पीठ में पर्यटन सेवाओं के विस्तार से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। सुविधाएं बढ़ने से तीर्थ यात्रियों को आसानी होगी। हाईवे से मंदिर की ओर लगभग 2 किलोमीटर के मार्ग पर पैदल आने वाले दर्शनार्थियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को ताजी हवा, खुला वातावरण और आराम प्रदान करने के लिए विशेष रूप से खुले स्थानों का विकास किया जाएगा। इन क्षेत्रों में हरियाली, बेंच, पेड़ पौधे और विश्राम करने के लिए स्थान होंगे। इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, कचरा प्रबंधन एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं को उन्नत किया जाएगा। हमारे खुद के जो 2 निर्माण कार्य, एक तो ध्यान केंद्र है और एक 2 जो सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। करीब 45 करोड़ से अधिक के कार्य संचालित होना है। ये सभी जो कार्य हैं दतिया के लिए एक वरदान सिद्ध होंगे। इसमें पार्क का, चौराहों का और कई प्रकार के लोगों को रोजगार उपलब्ध होने के अवसर प्राप्त होंगे। मंदिर प्रबंधन ने उत्तर गेट के समीप इसके लिए लगभग 1000 वर्ग मीटर की भूमि उपलब्ध कराई है। उत्तर गेट भविष्य का मुख्य द्वार होगा। उत्तर द्वार से मंदिरों में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां मंदिर के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी जाएगी। मंदिर के समीप बहुस्तरीय कार पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इससे वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या कम होगी और सड़कें अधिक व्यवस्थित रहेंगी। भविष्य में मल्टी लेवल पार्किंग को सीधे मंदिर पाथवे से जोड़ा जाएगा। शहर में प्रमुख स्थानों, पर्यटन स्थलों, मंदिरों और सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए स्मार्ट डिस्प्ले और संकेतक लगाए जाएंगे। दतिया में इस लोक की स्थापना के लिए 45 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति पहले चरण में प्राप्त हो गई है। 28 करोड़ रुपए की लागत से एक मल्टी पार्किंग का निर्माण होगा और जिस मल्टी पार्किंग में बाहर से आए तीर्थयात्रियों के वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था रहेगी। इन सभी कार्यों का लक्ष्य दतिया स्थित मां पीतांबरा पीठ को एक ऐसा धार्मिक गंतव्य बनाना है जहां आस्था और आधुनिकता का समन्वय हो। इससे न केवल तीर्थ यात्रियों को एक बेहतर अनुभव मिलेगा, बल्कि दतिया को सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से भी नई ऊंचाई मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए दतिया से मनोज गोस्वामी के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे हिमाचल में कैंसर के कारणों की। हाल ही में हिमाचल यूनिवर्सिटी ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर एक शोध किया है। इसके मुताबिक हिमाचल में कैंसर मरीजों को लेकर कई अहम बातें सामने आई हैं। स्टडी के मुताबिक प्रदेश में उम्रदराज लोगों में कैंसर के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसके लिए शोध में दैनिक खानपान को एक अहम वजह बताया गया है। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए अनुमति रास्कर। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर हिमाचल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में कई अहम बातें सामने आई हैं। स्टडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में उम्रदराज महिलाओं और पुरुषों में कैंसर के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
खासतौर से 38 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों में कैंसर के लक्षण सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट ने लोगों में कैंसर की बीमारी को लेकर एक शोध किया है। शिमला के 3743 कैंसर मरीजों पर की गई स्टडी से पता चला है कि उम्र बढ़ने के साथ कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्टडी के मुताबिक सर्वाधिक मरीज 38 साल की उम्र और उससे ज्यादा आयु वर्ग के पाए गए हैं। कैंसर के मामले पुरुषों में 50% से ज्यादा और महिलाओं में 49% से ज्यादा पाए गए हैं। स्टडी के मुताबिक महिलाओं में स्तन कैंसर और पुरुषों में मुंह और गले का कैंसर ज्यादा पाया गया है। लोगों का खान पान में थोड़ा अंतर आ गया है, जिसकी वजह से जो है ये बीमारी ज़्यादा हो रही है हिमाचल प्रदेश में। अब मुझे लगता है कि पंजाब के बाद सबसे लीडिंग जो स्टेट बनेगी वो हिमाचल प्रदेश बनेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के लिए कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाएं। अब हम पूरे हिमाचल में स्टडी कर रहे हैं, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। इस शोध में शामिल शोधार्थियों ने शिमला के अलग अलग ब्लॉक्स में भी इस शोध के तहत अध्ययन किया है और इस शोध पत्र को साउथ एशियन जर्नल ऑफ कैंसर ने भी प्रकाशित किया है। कि तो हमारा जो सैंपल एरिया हमने कलेक्ट किया है पूरा का पूरा डेटा, ये हमने लिया है IGMC से। ये हमारे को डेटा प्रोवाइड किया था हमारे ICMR के थ्रू। जो ICMR ने डेटा वहाँ पे कलेक्ट किया, उसी के बेस पे हमने ये डेटा वहाँ से लिया है। ब्लॉक्स की बात करें कि कौन से ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, तो वो है हमारा ठियोग ब्लॉक। अब ये ठियोग ब्लॉक में किस वजह से पेशेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इसके लिए हमारी फर्दर स्टडी चल रही है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर देखभाल सेवाओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर स्थापित किया है। इन अस्पतालों में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उपचार या तो मुफ्त है या अत्यधिक सब्सिडी वाला है, जिससे सभी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सके। इसके अलावा कैंसर का इलाज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी कवर किया जाता है, जो प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करती है। फरवरी तक देश भर में कुल 15,057 PMBJK केंद्र खोले गए हैं, जो किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। हिमाचल यूनिवर्सिटी की जो हाल ही की जो स्टडी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक प्रदेश के जो 12 ज़िले हैं उसमें शिमला ज़िला ऐसा ज़िला है जहां पर कैंसर के जो मरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा है और इसकी तादाद बढ़ती जा रही है समय के साथ साथ। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, DD न्यूज़।